हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वो है इंटरनेशनल टैक्सेशन। सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जाम के अंदर 40 to 50 मार्क्स कवर करता है। 40 तो ऑफिशियल है, जो बुक में बाइफरकेशन दे रखा है उससे ज्यादा ही आता है इवन। तो 40 to 50 मार्क्स कवर करने वाला चैप्टर है। अब इंटरनेशनल टैक्सेशन है क्या, कोई एक सिंगल चैप्टर नहीं है, इसमें तीन चार टॉपिक्स आते हैं जो कि हमको एक साथ पढ़ने हैं। हालांकि है छोटे छोटे टॉपिक्स। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो कि हमें इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर पढ़ने हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है डीटी डबल ए, जो कि अभी अपन स्टार्ट भी करने वाले हैं इसी क्लास के अंदर। दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ट्रांसफर प्राइसिंग। नेक्स्ट है गार। एंड फोर्थ वन इज एनआर टैक्सेशन। एक टॉपिक और हुआ करता था जो कि हट गया इसके साथ में, इक्वलाइजेशन लेवी। वो खत्म हो चुका है वो टैक्स, इस वजह से वो टॉपिक ही हट चुका है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। सबसे पहले टॉपिक की हम बात करेंगे डीटी डबल ए। फिर उसके बाद हम ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ेंगे, फिर गार पढ़ेंगे, फिर एनआर टैक्सेशन पढ़ेंगे। आप इसे एक चैप्टर भी मान सकते हैं, सब टॉपिक भी मान सकते हैं। डीटी डबल ए का मतलब है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट डीटी डबल है। पहले अब हम इसको समझेंगे तो अब आपको कुछ भी नहीं लिखना है। हम ये समझते हैं कि ये टॉपिक क्यों पढ़ा जा रहा है, क्या रीजन है, इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले हमको ये जानना होगा कि दुनिया में कोई भी कंट्री अगर आपसे टैक्स ले रही है तो किस बेसिस पे ले रही है, उनका बेस क्या है, आखिर आपसे वो टैक्स ले क्यों रही है। कोई भी कंट्री आपसे टैक्स कब ले सकती है? अर्न तो कर ही रहे हैं आप, ऑब्वियस सी बात है, अर्न करोगे तभी तो टैक्स दोगे। क्यों, लेकिन क्यों, बात ये है। एक्ट बना हुआ है, एक्ट के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है जिस वजह से लेती है? टैक्स किस बेसिस पे लिया जाता है? टैक्स लेने के दो बेस होते हैं। एक होता है सोर्स बेसिस। सोर्स बेसिस मतलब आप उस कंट्री से इनकम कमा रहे हो, सोर्स ऑफ अर्निंग इनकम आपको उस कंट्री के अंदर है। जैसे हम पढ़ते हैं ना इंटर के अंदर, रेजिडेंशियल स्टेटस में कोई भी इनकम इंडिया में अक्रू हो गई तो सबको टैक्स देना है। तो वो क्यों दे रहे हैं भाई, जबकि नॉन रेजिडेंट से भी टैक्स ले रहे हो आप अक्रू होने पे? किस बेस पे ले रहे हो? सोर्स बेसिस पे। क्योंकि उसका इनकम कमाने का सोर्स कहाँ लोकेटेड है? इंडिया में। तो टैक्स लेने के देखो दो बेस होते हैं। पहला बेस तो होता है सोर्स बेसिस,
और दूसरा बेसिस होता है रेसिडेंस बेसिस। क्या आप किसी कंट्री के रेसिडेंट हो तो फिर चाहे आपने वहां इनकम कमाई हो नहीं तो भी ले लेते। जैसे हमने पढ़ा है कि ओआर की तो वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स लगता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आप इंडिया के बाहर जाके कमाओगे तो भी टैक्स ले लेते हैं। तो वो किस बेसिस पे ले रहे हैं फिर? रेसिडेंस बेस। जैसे अब देखिए प्रॉब्लम क्या आती है। ये एक व्यक्ति है मिस्टर राज। मिस्टर राज जो है वो यूएसए गए। यूएसए जाकर के इन्होंने इनकम अर्न करी 20 लाख की। अब यूएसए में जाके इनकम कमा रहे हो, क्या यूएसए टैक्स लेगा कि नहीं लेगा? यूएसए ने इनसे टैक्स ले लिया। यूएसए ने 10% का टैक्स ले लिया, दैट इज 2 लाख। अब यही इनकम लेकर के ये इंडिया में आ गए। अब बात यह है कि इंडिया में टैक्स लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। और मिस्टर राज क्या है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो मिस्टर राज कमा करके यहां टैक्स लाए, इनकम लाए, तो फिर से टैक्स ले लेंगे। यहां भी टैक्स लग जाएगा। तो वहां बाहर भी टैक्स लग गया। यूएसए ने राज से किस बेसिस पे टैक्स लिया? सोर्स बेसिस पे, कि इनकम को कमाने का सोर्स यहां था। तो यूएसए ने बोला भाई सोर्स यहां है तो हमने तो सोर्स बेसिस पे टैक्स ले लिया। और फिर यहां पर बात करें दूसरी तरफ, तो इंडिया किस बेसिस पर टैक्स ले रहा है? रेसिडेंस बेसिस पर। तो एक इनकम को अगर देखा जाए तो यहां यूएसए में भी टैक्सेबल किया गया और इंडिया में भी टैक्सेबल किया गया। तो ये तो एक ही इनकम पर दो बार टैक्स लग गया। लेट से कि इंडिया ने तो 30% का टैक्स ले लिया, तो 6 लाख रुपए यहां और 2 लाख रुपए यहां, टोटल 8 लाख रुपए का टैक्स लग गया एक ही इनकम पर। और जब एक ही इनकम पर दो बार टैक्स लग जाए तो इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। दो बार लग गया ना, डबल टैक्स लग गया। लेकिन ये डबल टैक्स लगना सही है या गलत है? गलत है भाई, ऐसे तो फिर कोई बाहर जाके कमाएगा ही नहीं। तो इसको ठीक करने के लिए कि भाई ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए दो कंट्रीज आपस में बैठती है और एग्रीमेंट बनाती है कि भाई ऐसी सिचुएशंस ना आए। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए जो एग्रीमेंट बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है डीटी डबल ए। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? अब ये जो मिस्टर राज है इसकी इनकम निकालनी और टैक्स निकालना है अपने को। तो इसका टैक्स जैसे बना 6 लाख, तो क्या ये 6 के 6 लाख इससे ले लेंगे? क्या सवाल ये है। बोले अगर 6 के 6 लाख इससे मांगोगे, ये बोलेगा दो तो वहीं दे आया। तो हर कंट्री अपने हिसाब से अलग अलग एग्रीमेंट बनाती है। मान लो इन दोनों का ऐसा एग्रीमेंट हो रखा है कि भाई जितना टैक्स हमारा यहाँ का व्यक्ति यूएस में दे आएगा उतना हम इनको क्रेडिट दे देंगे, लेस कर देंगे। तो फिर 6 लाख में से 2 लाख कम होके इससे कितना लेंगे? 4 लाख। ये यूं भी बोल सकते हैं कि वहां जितनी इनकम कमाई उसका 10% क्रेडिट दे देंगे, 5% दे देंगे। अब आपसी एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा जा सकता है भाई। जैसा एग्रीमेंट में लिखा गया है वैसे क्रेडिट दे दिया जाता है। एक तो जब दो देश आपस में बैठ करके क्रेडिट, जिसको हम यहां पर बोलेंगे रिलीफ दे रहे हैं इसको डबल टैक्सेशन से, जब दो देशों के बीच में आपस में बैठ के एग्रीमेंट बन रखा है, दोनों देशों ने डिसाइड कर रखा है कि हम कैसे डबल टैक्स से रिलीफ देंगे, तो इसे बोलते हैं बायलैटरल रिलीफ। क्योंकि दोनों देश मिल करके दे रहे हैं इसलिए बायलैटरल रिलीफ। बट कल को सर ऐसा हो जाए कि इंडिया और यूएस के बीच तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो भी क्या इंडिया रिलीफ देगा? क्या सवाल ये है। आंसर इज यस, तो भी देगा। जब दो देशों के बीच में कोई एग्रीमेंट ना हो तो आपकी जो होम कंट्री होती है ना, जिसको हम रेसिडेंस कंट्री भी बोलते हैं, वो आपको डबल टैक्स से छुटकारा देगी, मतलब रिलीफ देगी। जब एक ही कंट्री रिलीफ देगी तो इसे बोलेंगे यूनिलैटरल रिलीफ। दोनों कंट्री दे रही है तो बायलैटरल, दोनों तरफा, और एक ही कंट्री दे रही है तो यूनिलैटरल। इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है
कि वो बायलैटरल रिलीफ कैसे निकालते हैं, कैसे देते हैं, और यूनिलेटरल रिलीफ कैसे निकालते हैं और कैसे देते हैं। इसका टैक्स निकालना होगा, पहले तो इस व्यक्ति की इनकम निकालेंगे, फिर इसका टैक्स निकालेंगे और उस टैक्स में से रिलीफ देंगे, यूनिलेटरल बायलैटरल। बायलैटरल रिलीफ के लिए सेक्शन 90 पढ़ेंगे, यूनिलेटरल रिलीफ के लिए सेक्शन 91 पढ़ेंगे। जैसे ही दो सेक्शन पढ़ेंगे ये टॉपिक खत्म। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, रिलीफ कैसे निकालते हैं। टैक्स निकालना तो हम सीख ही चुके हैं, तो इस टैक्स में से रिलीफ देना हमको सीखना है कि वो कैसे दी जाती है। एग्जाम में श्योर क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का चैप्टर है ये। टॉपिक है कितना, 3 4 5 क्लास का बस ये DT डबल है, फिर 14 का ट्रांसफर प्राइसिंग है। तो 4 5 क्लास के अंदर ये वाला टॉपिक अपन करने वाले हैं 14 मार्क्स का। या तो इससे दो प्रैक्टिकल आएंगे या फिर एक थ्योरी प्लस एक प्रैक्टिकल आएगा, ये इसका पैटर्न रहता है। चलिए अब कुछ चीजें हम लिखते भी है इससे रिलेटेड और पढ़ते भी है। अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर अपन नोट करेंगे। देखो अभी तक जो चीज हमने समझी एक बार वापस से देख लेते हैं, ओवरऑल हमने क्या समझी। जैसे एक व्यक्ति है रामू, इससे इंडिया भी टैक्स ले रहा है और यूएस भी ले रहा है। यूएस में जाके इसने इनकम कमाई तो इससे टैक्स ले लिया, किस बेसिस पे, सोर्स बेसिस पे। इंडिया ने टैक्स लिया किस बेसिस पे, रेसिडेंस। अब रामू को रिलीफ कैसे दे भाई, तो रिलीफ देने के अलग अलग तरीके, दो टाइप की रिलीफ होती है, इसको छोड़ दे। एक होती है बायलैटरल, एक होती है यूनिलैटरल। बायलैटरल मतलब दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट बना हुआ है वैसे, और कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो यूनिलैटरल एक तरफा रिलीफ दी जाती है। अब क्या होगा कि डबल टैक्सेशन क्या होता है ये तो हमने समझ लिया। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जिसको हम DT डबल ए बोलते हैं। दो कंट्री आपस में बैठ गए, इंडिया वाले और USA वाले बैठ गए, बोले चलो यार अपन है ना अपनी जो लोग हैं उनको रिलीफ देते हैं DT डबल ए बना करके, तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट बनाएंगे। अब DT डबल ए बनाएंगे तो इसका भी तो एक फॉर्मेट होगा ना। तो DT डबल ए के अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट है, तीन फॉर्मेट है। OECD फॉर्मेट, दूसरा होता है UN फॉर्मेट यूनाइटेड नेशन का, तीसरा होता है US फॉर्मेट। OECD फॉर्मेट कब बनाया जाता है, जब दो डेवलप्ड कंट्री आपस में बैठ रहे हैं। मान लो कल को जर्मनी और फ्रांस आपस में DT डबल ए बना रहे हैं, तो कौन सा फॉलो करेंगे, OECD। UN फॉर्मेट, यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेट कब फॉलो होगा, जब एक तो डेवलप्ड है दूसरी क्या है, डेवलपिंग है, तब ये वाला फॉर्मेट। और US बोलता है मैं तो अपने अलग ही चलूंगा। जब कोई व्यक्ति US के साथ DT डबल ए करेगा तो उसे US का फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। यहां से क्या है, MCQ बनते हैं और बहुत बार बने हुए हैं। OECD का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये फॉर्मेट बना रखे हैं जो कि हमको फॉलो करने होते हैं। तो DT डबल ए बनाने के तीन फॉर्मेट होते हैं, OECD, UN, US। OECD दोनों डेवलप्ड है, UN वाले में एक डेवलप्ड दूसरी डेवलपिंग, US वाले में US के साथ कर रहे हो, दूसरी पार्टी कुछ भी हो सकती है। अब एक और थियोरटिकल चीज पढ़ते हैं, जब अपन लिखेंगे तो पहले इसको लिखेंगे। ये पूरा चैप्टर का जो बेस है वो क्या है, डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए ये चैप्टर बना, इसलिए इसका नाम है DT डबल ए। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए एग्रीमेंट जो बनेंगे उनके फॉर्मेट अपन ने देखे। यहां क्या बताया जा रहा है कि डबल टैक्सेशन भी दो प्रकार के होते हैं। एक को यहां बोला गया है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, एक को बोला गया है जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। ये भी थ्योरी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से है।
इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है? एक ही इनकम पर दो बार टैक्स लग रहा है सेम कंट्री में। कैसे देखो, कंपनी ने कोई इनकम कमाई, रिलायंस ने, तो उस पे उसने टैक्स दिया। तो टैक्स देने के बाद में जो प्रॉफिट बचा वो शेयर होल्डर में बांट दिया डिविडेंड के फॉर्म में। क्या शेयर होल्डर ने फिर टैक्स दिया क्या? आप सोच के देखो ना, कि एक ही तो इनकम है ये। रिलायंस ने इनकम कमाई, टैक्स दिया क्या? दिया। फिर जो पैसे बचे वो किस में बांटे? क्या शेयर होल्डर ने फिर टैक्स दिया क्या? दिया। तो एक ही इनकम पे दो बार टैक्स लग गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। एक ही जुरिस्डिक्शनल में क्या होता है, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, यूएस में भी दिया, इंडिया में भी दिया। जब दो अलग अलग जुरिस्डिक्शन में टैक्स लगे तो इसको क्या बोलते हैं? जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन बोलते हैं। दो अलग अलग लोकेलिटीज के अंदर टैक्स लग रहा है। पहले इतनी बात को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये इससे पहले भी, हाँ ठीक है, यही लिख लिया। यहां से लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, हाउ टू गिव रिलीफ। बस ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखना है पहले। सर एसएफएम वाले में क्लास बिल्कुल एसएफएम में ही चालू करिए, क्योंकि ये एसएफएम के अंदर ही होगी। उसका नाम बदल के उसमें डीटी भी जोड़ देंगे बस। एग्जाम्पल लिखने के बाद इसके नीचे लिखिए, when any income when any income is taxed twice, when any income is taxed twice, then it is known as double taxation. For avoiding this double taxation, for avoiding this double taxation, double taxation avoidance agreements are being made. For avoiding this double taxation avoidance agreement are being made. Double taxation are of two types. फिर हम ये लिखेंगे उसके नीचे।
हाँ जी, हो गया ये सभी का। इसके बाद में अब हम नोट करेंगे मोड्स, टाइप या फॉर्मेट ऑफ डी टी डबल ए। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अब देखिए हम क्या देखेंगे कि जो बायलैटरल रिलीफ है वो कैसे दी जाती है। हमें दो टाइप की रिलीफ पढ़नी है। अब उन रिलीफ के बारे में बात करेंगे अपन, और उसके मेथड्स की भी बात करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि डबल टैक्सेशन से रिलीफ कैसे दी जाती है। हाउ रिलीफ इज गिवन फ्रॉम डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन से रिलीफ कैसे दी जाती है। तो यहाँ पे दो टाइप की रिलीफ है। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिलीफ्स।
एक होती है बायलैटरल रिलीफ। सेक्शन 90 एंड 98। एक होती है यूनिलैटरल रिलीफ। जो कि हम पढ़ेंगे सेक्शन 91 में। बायलैटरल रिलीफ का मतलब क्या होता है? व्हेन both the countries have dt डबल ए, दोनों कंट्रीज के बीच में dt डबल ए बना हुआ है, देन जो रिलीफ दी जाती है अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ dt डबल ए दी जाती है। जब दोनों कंट्रीज के बीच में dt डबल ए ना हो, when there is no dt डबल ए, then residence country allows relief। It is known as bilateral relief, unilateral, it is known as unilateral relief। अब देखिए, हमको जो पढ़ना है वो बायलेटरल रिलीफ को पहले पढ़ना है। बायलेटरल रिलीफ देने के भी अलग अलग मेथड है, ये तो अपने आप में अकेला ही एक ही मेथड है, बट हर देश अपने हिसाब से अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट्स बनाते हैं। तो अब अपन देखने जा रहे हैं कि बायलेटरल रिलीफ के जो मेथड्स है वो कौन कौन से हैं। कि बायलेटरल, फिर अपन इन मेथड्स को पढ़ने वाले एक एक करके, और इनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है फिर। मेथड्स या फिर रूल्स फॉर बायलेटरल रिलीफ। बायलेटरल रिलीफ का
पहला मेथड है टैक्स एग्जम्पशन। टैक्स एग्जम्पशन मेथड, टैक्स एग्जम्पशन मेथड में भी दो सब मेथड है। एक है फुल एग्जम्पशन और एक है एग्जम्पशन विथ प्रोग्रेशन। रिकॉर्डेड वाले कई बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं बाद में, वो ये पूछते हैं कि सर सीए की स्टडी मैट से भी पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, वहां पर और यहाँ पर काफी चीजें अलग अलग है। तो सीए से हम कुछ क्वेश्चन अडॉप्ट कर सकते हैं बट सारी चीजें सेम नहीं पढ़ सकते। अजम्पशंस का भी डिफरेंस है। तो जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन बैंक में डाल रखे हैं। नेक्स्ट है टैक्स क्रेडिट मेथड। एक है टैक्स एग्जम्पशन मेथड जिसमें फुल एग्जम्पशन और एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन इनको पढ़ना है। हालांकि फुल एग्जम्पशन हमारे प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर है। टैक्स क्रेडिट में तीन है। डायरेक्ट क्रेडिट, इनडायरेक्ट क्रेडिट एंड स्पेशल क्रेडिट। ऑनलाइन वाले एक बार बता देना, वॉइस ठीक से आ रही ना? प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आ सकता है वो फुल एग्जम्पशन का दे रखा है, और ये क्रेडिट मेथड के अंदर इसका दे रखा है।
तो ये सारी चीजें हैं जो हमको पढ़नी है। टैक्स एग्जम्पशन में फुल और एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन क्या होता है, दोनों। टैक्स क्रेडिट मेथड में डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है और स्पेशल है। इनडायरेक्ट और स्पेशल थ्योरेटिकल और एग्जाम्पल है, मतलब ये प्रैक्टिकल के अंदर नहीं है। प्रैक्टिकल में क्या है, ये फुल एग्जम्पशन और ये फुल क्रेडिट, ये प्रैक्टिकल के अंदर है, जो कि जिसके क्वेश्चंस भी है हमको स्टडी मैट में करने हैं, क्वेश्चन बैंक में डाल रखे हैं। ये सभी का नोट हो गया। अब हम कुछ नोट कर रहे हैं, समझ नहीं रहे क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, लेकिन नोट करके रख लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में हमें सिर्फ इसको समझना रहे। टैक्स एग्जम्पशन मेथड को नोट करके रख लीजिए, इसको पढ़ना है, और फिर ये मतलब बायलेटरल तो नेक्स्ट क्लास में हो भी जाएगी। टैक्स एग्जम्पशन मेथड को अगर सिंपल समझे, अभी फॉरेन में जितना टैक्स पे करा है उसकी यहाँ एग्जम्पशन मिल जाती। ब्रॉडली समझे तो ये है, मान लो फॉरेन में 5 लाख कमाए, वहां पर भी टैक्स ले लिया, फिर यहाँ पर भी ले लिया, तो वहां जितना टैक्स दिया ना आपने उसकी एग्जम्पशन दे देते हैं यहाँ। वो कैसे देते हैं बस वही सीखना है आपने को। अच्छा, कल क्लासेस के बाद में अगर आप थोड़ा होली का कार्यक्रम लाना चाहे तो ला सकते हैं अपने साथ में। कलर वलर गुलाल, वो पक्के कलर मत ले आना भाई। हम्म। होली कौन खेलता है तुम्हारे में से? एक ही जना खेलता है क्या बस? ऐसे कई लोग तो ऐसे दिख रहे हैं खेले ही नहीं, काले हो जाएंगे हम। तुम लोग नहीं खेलते आगे? ये पल्लवी भी नहीं खेलती? पिछले साल तो खेल के आई थी आप। हाँ ऐसा कुछ, हर्षवर्धन। हम्म। अच्छा अच्छा। दिव्या आप खेली नहीं आज तक कभी? अच्छा अच्छा। भांग वांग पिए क्या आपने? हम्म। भांग वांग मत पी लेना तुम बस, होली खेलते ही रहोगे 2-3 दिन तक।
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे, तो आने वाली क्लास में हम बायलेटरल रिलीफ में टैक्स एग्जम्पशन और टैक्स क्रेडिट मेथड दोनों को समझेंगे और इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी करेंगे।